Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on Project Evaluation Review Technique, that is PERT. The question is as follows. The project manager has listed down the activities in regard of chemical processing project as under. तो यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के रेफरेंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं और उसके रेफरेंस में एक्टिविटी का टाइम भी आपको दे रखा है। तो एक्टिविटी दे रखी है आपका यहाँ पर आपको ABCDEFGH तक इनकी इमीडिएट प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं आपको। ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, सी फॉलो कर रही है ए को, डी भी ए को फॉलो कर रही है, ई फॉलो कर रही है सी को, एफ डी को, जी बी को और एच ई एफ जी को, यानी कि ई एफ और जी मर्ज एक्टिविटीज रहेंगी। हर एक्टिविटी के रेफरेंस में आपको उसका ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक टाइम दे रखा है। दैट इज क्लियर। क्या करना है आपको यहाँ पर? द वेरी फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट। दूसरा, आपको इसका क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करना है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम डिटरमाइन करना है। और जितनी भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनके लिए आपको टोटल फ्लॉट भी फाइंड आउट करना है। दैट इज क्लियर। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, तो इसके रेफरेंस में हम एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपेक्टेड टाइम का। द फॉर्मूला इज TE = TO + 4TM + TP अपॉन 6। और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक टेबल ड्रॉ कर रखी है। यहाँ मैंने एक्टिविटीज़ को नोट कर रखा है और उनके ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक टाइम को रिकॉर्ड कर रखा है। अब हम इनका यूज़ करते हुए हर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बात करते हैं एक्टिविटी ए की। इसकी एक्सपेक्टेड टाइम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे TO + 4TM + TP अपॉन 6। तो TO कितना है 1, 4 टाइम्स करोगे इसका तो 4 × 3 12, 12 + 1 13, 13 + 5 18, 18 को डिवाइड करोगे 6 से तो कितना जाएगा 3। ठीक है। नाउ 4 का 4 टाइम्स 16 + 2 18 + 6 24, 24 डिवाइड बाई 6 4 आ जाएगा। 5 का 4 टाइम्स 20 23 7 30, 30 अपॉन 6 दैट इज 5। 6 का 4 टाइम्स 24 + 5 29, 29 30 36 डिवाइड बाई 6 यानी कि 6 आ जाएगा। 7 का 4 टाइम्स 28 + 5 28 5 33 33, 33 + 9 42, 42 डिवाइड बाई 6 ये आएगा 7। 8 का 4 टाइम्स 32 + 6 38, 48, 48 डिवाइड बाई 6 6 48 8 आ जाएगा। 9 का 4 टाइम्स 36, 36 + 7 43, 43 44 54 और 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 54 9 आ जाएगा। ऐसे यहाँ निकालेंगे 3 का 4 टाइम्स 12 + 2 14 + 4 18, 18 डिवाइड बाई 6 यानी कि 3। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में मैंने इसका एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर उसके बेसिस पर हम इसका नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम हर एक्टिविटी के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। नेटवर्क डायग्राम के लिए स्टार्टिंग एक्टिविटी दे रखी है आपको A और B। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे स्टार्टिंग एक्टिविटी की। ठीक है, ये A के लिए हो गया और ये B के लिए हो गया। दिस इज फॉर A एंड दिस इज फॉर B। ठीक है, A का टाइम दे रखा है आपको, हमने कैलकुलेट करा है इसका एक्सपेक्टेड टाइम 3 और ये एक्टिविटी B हो गई, इसका एक्सपेक्टेड टाइम है 4 वीक्स। अब आगे देखिए क्या कर रहा है इसमें ना, C और D दोनों A को फॉलो कर रही हैं। तो ये हो गया आपका C के लिए और ये हो गया D के लिए। दिस इज फॉर C का टाइम आपने निकाला है 5 डेज, जो कि D के लिए, D का टाइम आपने निकाला है 6 वीक्स में दे रखा है। इसके बाद E फॉलो कर रही है C को,
ई फॉलो कर रही है सी को, और ई के रेफरेंस में टाइम आपको दे रखा है 7 वीक्स। ठीक है, नाउ एफ फॉलो कर रहा है डी को, और ई एफ जी दोनों तीनों मर्ज एक्टिविटी है। तो यहां मैंने इसके रेफरेंस में एफ एक्टिविटी आ गई, ये डी को फॉलो कर रही है, और एफ का टाइम आपको दे रखा है 8 वीक्स का। ठीक है, इसके बाद जी फॉलो कर रही है बी को, और जी फॉलो कर रही है बी को, और ये मर्ज एक्टिविटी है ई एफ जी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ जी को सीधे मर्ज एक्टिविटी के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज एक्टिविटी जी जो बी को फॉलो कर रही है, और जी का टाइम दे रखा है आपको 9 वीक्स। ठीक है, ई एफ जी इनको फॉलो कर रहा है एच, तो यह मैंने एच को फॉलो कर दिया, ये एच आ गई आपकी एक्टिविटी। ये ई एफ जी तीनों को फॉलो कर रहा है, और इसके रेफरेंस में टाइम आपको दे रखा है 3 वीक्स का। ठीक है, अब एक्टिविटी के हम नाम दे देते हैं यहाँ पर 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसके बाद ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करते हुए हमें हर एक्टिविटी के रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है। तो 1 के रेफरेंस में नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर E1 L1, 2 के रेफरेंस में E2 L2, 3 के रेफरेंस में E3 L3, 4 के रेफरेंस में E4 L4, 5 के रेफरेंस में E5 L5, 6 के रेफरेंस में E6 L6, 7 के रेफरेंस में E7 और L7। अब फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करते हैं, और उसके बेसिस पर हम हर पर्टिकुलर E1 के रेफरेंस में ई वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग E1 को रखना पड़ेगा भाई इक्वल टू 0। नाउ 0 + 3 तो E2 हो जाएगा 3, 3 + 5 ये आएगा 8। ठीक है, ये 3 + 6 ये आएगा 9। ठीक है, यहाँ से देखिए 0 + 4 ये आएगा 4। अब यहाँ से देखिए इस एक्टिविटी के रेफरेंस में, तो 4 + 9 कितना होगा 13, यहाँ से आएगा 9 + 8 17, और 8 + 7 15 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना है इसमें से 9 + 8 17, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17 को हम काउंट करेंगे क्योंकि तीनों में से ये मैक्सिमम है। देखिए 7, 8 + 7 आया 15, 9 + 8 आया 17, और 4 + 9 आया 13, 17 मैक्सिमम है, इसी वजह से E6 की वैल्यू 17 रखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, और 17 + 3 ये कितना जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 20। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। तो हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकालेंगे लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को। तो इसके लिए हम बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर L7 को हम 20 के बराबर कंसीडर कर लेंगे एज पर रूल। अब माइनस करते चले जाइए बैकवर्ड एक्टिविटीज़ के लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। 20 - 3 17, 17 - 7 10, इसके बाद 17 - 8 दैट इज 9, 17 - 8 17 - 9 8, 8 और 16 17, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 - 5, तो 10 - 5 यहाँ से 5 आएगा, और एक 9 - 6 यहाँ से 3 आएगा। तो 3 को कंसीडर करेंगे क्योंकि 3 मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 - 3 0 आएगा, और यहाँ से 8 - 4 4 आएगा। तो 0 को कंसीडर करेंगे क्योंकि 0 इन दोनों में से मिनिमम है। तो हर एक्टिविटी के रेफरेंस में मैंने ई और एल वैल्यूज़ को कंसीडर कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके रिगार्डिंग दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर एक तो 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके बाद 2 के करस्पॉन्डिंग, 5 के करस्पॉन्डिंग, 6 के करस्पॉन्डिंग, और 7 के करस्पॉन्डिंग। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं। कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़, 1 to 2 यानी कि ए, 2 to 5 यानी कि डी, 5 to 6 यानी कि एफ, और 6 to 7 यानी कि एच। ये क्या हुआ हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो पहला तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर
क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हमारे पास आ गई हैं ए कॉमा डी कॉमा एफ और कॉमा एच, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसकी जगह 1 to 2 कॉमा 2 to 5 कॉमा 5 to 6 कॉमा 6 to 7, ये हुई क्रिटिकल एक्टिविटीज़। दूसरा हम नोट करेंगे अब यहाँ पर क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करेंगे। तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा यहाँ पर देखिए, ए से डी, डी से एफ और एफ से एच, या फिर ये हम कह सकते हैं 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये हो गया हमारे पास क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल प्रोजेक्ट लेंथ टाइम, या फिर एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हमें दे रखी हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को हम ऐड करते जाएंगे। जैसे एक्टिविटी ए है, तो एक्टिविटी ए का टाइम है आपके पास 3 वीक्स। फिर एक्टिविटी डी इसका है 6 वीक्स, एक्टिविटी एफ इसका है 8 वीक्स, और एक्टिविटी एच इसका है आपके पास 3 वीक्स। इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 3 यानी कि 20। तो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लीशन टाइम कितना हो गया इसका, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लीशन टाइम है दैट इज 20 वीक्स। ये एक और आंसर हमारे पास कंसीडर हो गया। अब हमें एक और वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके रेफरेंस में मुझे टोटल प्लॉट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ करेंगे पहले तो, और उसके बेसिस पर हम प्लॉट निकालेंगे। इसमें वैल्यूज़ मैं पुटअप कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम एक्टिविटी जो आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। इसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन TIJ, इसके बाद इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम EI, फिर अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम EJ। इसे कैसे निकालेंगे, EI + TIJ करके। फिर इस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम LI और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम LJ। LI की हम क्या करेंगे, LJ - TIJ से इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ निकालेंगे टोटल प्लॉट। इसको मैंने TF से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर्मूला क्या है इसका, LJ - TIJ - EI। आप देख लेते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है हमारे पास। तो नॉन क्रिटिकल में सबसे पहले तो आएगी आपकी 1 to 2। 1 to 2 तो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी है। नॉन क्रिटिकल है आपकी 1 to 3 यानी कि बी, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 डेज। इसका अर्लीस्ट टाइम कितना है EI 0, और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम कितना है इसका, दैट इज 8। ठीक है, ऐसी नॉन क्रिटिकल में काउंट होगी आपकी सी के लिए टाइम ड्यूरेशन इसका 5 डेज, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 3 डेज और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम 10 डेज। ठीक है, बी के बाद सी के बाद ई भी आपकी नॉन क्रिटिकल है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है ई का 7 डेज, 8 इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है, और 17 का इसका लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम है। ठीक है, अगली एक्टिविटी है आपके पास नॉन क्रिटिकल में, दैट इज जी का टाइम ड्यूरेशन है 9 डेज, EI है इसका 4 और LJ है इसका 17। ठीक है, ये 4 ही है हमारे पास, B C E G। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कंसीडर हो चुकी हैं। अब इनके रेफरेंस में हम क्या करेंगे, इनके रेफरेंस में हम टोटल प्लॉट को कंसीडर करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो पहले तो मैं इनके रेफरेंस में
वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेता हूँ जो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं करी है। तो ईजे कितना जाएगा इसका, 0 + 4 4, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 4 + 9 13। ठीक है, ऐसे इसमें से माइनस करेंगे तो 8 - 4 4, 10 - 5 5, 17 - 7 10, 17 - 9 8। अब टोटल प्लॉट निकाल लेते हैं, LJ - TIJ। तो इसका कितना जाएगा बी एक्टिविटी के लिए, 8 - 4 4, 4 - 0 इसका हो गया 4 वीक्स। ऐसे इसका निकालिए, 10 - 5 5, 5 - 3 5 - 3 यानी कि 2 वीक्स, 17 - 7 10, 10 - 8 यानी कि 2 वीक्स, 17 - 9 8, 8 - 4 यानी कि 4 वीक्स। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने टोटल प्लॉट को डिटरमाइन कर लिया है। ओके, थैंक यू।